देखिए, भारत में जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस संग्राम के बारे में एक दीर्घकालिक सोच, गहराई की सोच, वास्तविकता की सोच अभी तक भारतीय समाज में विकसित नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने इसे सैनिक विद्रोह के रूप में सामने रख दिया और अंग्रेज़ों ने खुद ऐसी किताबें लिखवाई 25 साल बाद, जब 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने इतना आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया कि जगह जगह पेड़ों पे लोग लटका दिए, मार मार के सड़कों पे तमाम लाशें लाशें लटकी थी। जहाँ जहाँ विद्रोह हुए थे वहाँ पे गांव के गांव जला दिए। तो 1857 का आतंक जिसने देखा वो शांत होके बैठा, लेकिन उसके बाद 25 साल बाद जब नई पीढ़ी आने लगी तो अंग्रेज़ों ने ऐसी किताबें लिखवाई जिससे 1857 के नेताओं पे दाग लगे, खंडित हो, और 1857 को सैनिक विद्रोह बता के उसकी पूरी सामाजिक ताकत को समाप्त कर दिया गया। तो ये अंग्रेजी षड्यंत्रों में आज तक 1857 फंसा हुआ है। 2007 में जब 1857 पे 2007 में जब हम लोग काम कर रहे थे तो देखा कि एक किताब आ गई, द लास्ट मुगल, डम्पल की। तो द लास्ट मुगल जो है उसमें कैसे बहादुर शाह जफर का व्यक्तित्व जो है उसका आकर्षण घटाया जाए, क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, इस तरह की बात सामने आई। उससे पहले ना कुछ रानी झांसी के ऊपर एक ब्राह्मण ने किताब लिखी महाराष्ट्र के, जिसमें रानी झांसी का व्यक्तित्व बहुत साधारण साबित होता है। लिख भी झांसी पे रहा रानी पे। ऐसे ही 1857 में दिल्ली में क्या हुआ, तो दिल्ली में एक दरोगा था मुस्लिम, उससे ही किताब लिखवाई गई जो 1875 में आई गई। तो उसने दिखाया कि कितनी अराजकता थी, मिर्ज़ा मुग़ल क्या करते फिर रहे थे और लोग कितने खिलाफ थे। मतलब चित्रण इस टाइप से करने की कोशिश की कि सक्षम नहीं थे लोग। तो इन सबको चैलेंज देने के लिए गांधी जी ने के सहयोग से जो किताब सुंदरलाल जी ने लिखी 1857 पे, वही एक प्रमाणित किताब सामने आ पाई जिसने पूरी जानकारी दी। और उस किताब से पहले इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने के लिए सावरकर ने जो किताब लिखी थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके, उसमें 1857 के बारे में कुछ जानकारी है। ये दो प्रमाणित चीज़ें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की बात करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रमाणित रूप से प्रस्तुत की। उसके बाद जो बात होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद, वो बात नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद जितनी किताबें सरकार की तरफ से निकली हुई उसमें कोई खास कार्य नहीं हुआ। इसलिए हम 1857 को समझने की ओर बढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात है कि भारतीय समाज पूरा का पूरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि जो है 1757 के बाद हुए सन्यासी विद्रोह से जुड़ती है। भारत की परंपरा के हिसाब से जो सन्यासी लोग होते थे उनका एक काम होता था अपने समाज को बचाना। तो ये हमने 1757 में देखा कि प्लासी के में राजा हार गया, लेकिन उसके बाद गांव के लोग सन्यासियों के साथ संगठित होकर अपने समाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यही सन्यासी और फकीरों ने पूरे देश में एक जागरण किया और वो जागरण गांव-गांव भी हुआ और राजे महाराजाओं के बीच में भी हुआ, जो जागीरदारों के बीच में भी हुआ। नर्तकियाँ, सन्यासी, सभी लोग मिलके जो है ये कोशिश करते थे जगह जगह जाके कि उस राजा को या उसको समर्थन में जोड़े 1857 में।
अब इसमें जो प्रमाणित रूप से एक चीज़ मिलती है, जो दयानंद सरस्वती के गुरु थे बिरजानंद, तो दयानंद सरस्वती एक बच्चे के रूप में प्रत्यक्षदर्शी हैं 1857 के, और बिरजानंद एक उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। तो एक मीटिंग का जिक्र आता है उनके संस्मरण में कि जिस मीटिंग के अंदर नाना साहब के भाई और बाकी कुछ राजाओं के प्रतिनिधि भी आते हैं और वो सब बैठ के वहाँ बातचीत करते हैं, योजना बनाते हैं 1857 की। फिर हम देखते हैं कि गांव-गांव जो रोटी बंटने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अंग्रेज गुप्तचरों को मालूम पड़ गई कि रोटियां बट रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि इन रोटियों का मतलब क्या है। तो गांव-गांव रोटियां बट रही, गांव-गांव रोटियां बंटने का मतलब था कि पूरे गांव को, समाज को तैयार रहना कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। और ये हिंदुस्तान में पहली बार इसलिए हो रहा था कि पूरा भारतीय समाज पे अंग्रेज़ों से पहले कोई भी भारतीय समाज को तोड़ नहीं रहा था, भारत की नीचे की व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ रहा था। राजा बदल जाते थे लेकिन नीचे गांव अपने ढंग से चलते रहते। तो 1857 में जब गांव तोड़े, उनकी अर्थव्यवस्थाएं तोड़ी, लोगों को बर्बाद किया, तो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो सारे के सारे लोग मिल के अंग्रेज़ों से नफरत करते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। तो 1857 में हमें पासी भी लड़ते हुए दिखते हैं, खुदा पासी के नेतृत्व में, झलकारी बाई भी कोरियों के नेतृत्व में मिलती हैं, रांगड़, बंजारे, कंजड़, जितनी भी जातियां हैं सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वाल्मीकि, सभी लड़ते हुए मिलते हैं। अब इन सब जातियों की लड़ाई में भागीदारी जो है, इसका अगर संकलन किया जाए तो समझ में ये आ जाएगा कि भारत में जातिगत भेदभाव कितना था और कितना नहीं था। जब पूरा समाज मिलके लड़ रहा है, तो इसका मतलब समाज की यूनिटी थी। तो उस यूनिटी का प्रदर्शन नहीं करा जाता, भारतीय समाज का चित्रण ऐसे करा जाता है, ऐसे बहुत बिखरे हुए थे, लड़े थे, ये थे। तो 1857 का महत्व इस बात में है कि पूरा भारतीय समाज एक भारतीय रूप में लड़ा। उसके बाद की लड़ाई अलग है, लेकिन 1857 में पूरा भारतीय समाज भारतीयता के रूप में, भारत के रूप में लड़ा और एक व्यापक योजना के तहत लड़ा। और इस व्यापक योजना में एक तारीख तय की गई थी, 31 मई। अगर ये लड़ाई 31 मई को शुरू होती तो हम निश्चित तौर पर जीतते। अब इसमें जो आर्किटेक्ट हैं, जो लोग हैं चलाने वाले, जिनके नाम उतने नहीं आते हैं, जैसे एक शहजादा फिरोज शाह है। तो शहजादा फिरोज शाह जो है, मुग़ल शहजादों में वो शहजादा था जो ईरान की सपोर्ट हासिल करके हिंदुस्तान लौट रहा था। वो 31 मई की प्लानिंग से था, लेकिन जब वो लौट के बम्बई पे आया तो उसे मालूम पड़ा कि लड़ाई शुरू हो गई है। तो जब तक वो दिल्ली पहुंचता उससे पहले फिर वो तात्या टोपे और इन लोगों के साथ इधर ही युद्ध में शामिल होना पड़ गया उसे। तो प्रमुख भूमिका वाला व्यक्ति रह गया। इसी तरह नाना साहब जो है एक यात्रा करते हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा। तो अगर उसको हम गौर से देखेंगे तो वो धार्मिक तीर्थ यात्रा नहीं है, वो राजनीतिक यात्रा है। 1857 से पहले नाना साहब जगह जगह जाके साधु सत्संग में करते हैं और मेलों में और तमाम पूरे तीर्थ यात्रा करते हैं। उस तीर्थ यात्रा में विभिन्न राजाओं से मिलते हैं और एक समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एक मीटिंग का वर्णन मिलता है मथुरा के आसपास जो होती है, जंगलों में मीटिंग हो रही है, जिसमें बहुत से राजाओं के प्रतिनिधि आए हुए हैं, बहुत से सन्यासी आए हुए हैं, बहुत से फ़कीर आए हुए हैं और प्रमुख प्रधान वगैरह लोग आए हुए हैं गाँव के। तो वो मीटिंग कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, ये योजना मिलती है। अब इसके तरह की योजनाओं में हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर अपने आप को पीर डिक्लेयर कर देता है। पीर डिक्लेयर कर देता है तो उसके कुछ शिष्य हो जाते हैं, पीर और मुरीद।
पीर के मुरीद होते हैं कुछ, और पीर और मुरीद के रूप में वो एक ऐसा गोपनीय ढांचा बनाता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जिसको बेगम जीनत महल और उनका जो कायस्थ मंत्री था वो और बहादुर शाह जफर, तीन ही इस योजना को जानते थे और पूरे दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं पीर मुरीद के रूप में। अंग्रेज़ों ने सोचा कि राजा जो है बूढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा धार्मिक उसमें चला गया है, तो धार्मिक काम हो रहा है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। ये सब तैयारी 31 मई के लिए थी। इसी तरह हम बरेली को देखते हैं। बरेली में जो मौलवी लोग हैं, बरेली में सबसे ज़्यादा पर्चे प्रिंट हुए, और बरेली में जो बख्त खां एक सिपाही था अंग्रेजी फ़ौज का, वो बख्त खां ही प्लानर था पूरा फ़ौज में बगावत का। तो बरेली में बख्त खां है, बरेली के नवाब के साथ, और बरेली के मौलवी लोग मिलके और सब मिलके प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, पर्चे बंटते हैं, सब चारों तरफ होता है। अंग्रेज़ों को थोड़ा शक हो गया, तो खान बहादुर जो थे वहाँ के, उन्होंने अंग्रेज़ों के उस शक को दूर करने के लिए कहा, नहीं हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप नैनीताल ले लीजिए। सब नाटक भी चलता रहा। काहे के लिए? 31 मई के लिए। और जो तथ्य बताते हैं वो बताते हैं कि इतनी इंटरनेशनल लेवल पे समझदारी थी कि 31 मई से पहले इंग्लैंड की एक फ़ौज चीन जा रही थी, वो चीन से लड़ाई में उलझ सकती थी, तो भारत की फ़ौज को रसद मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य 1857 में यही रहा कि कुछ लोगों ने जोश में उस 31 मई तक इंतज़ार नहीं किया, और जिसमें प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे की बात आ जाती है कि बैरकपुर छावनी में उन्होंने कई महीने पहले जो घटना कर दी, उस घटना से अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए कि हमारी फ़ौज में भी तो कहीं बगावत नहीं हो रही है, और उन्होंने जासूस चारों तरफ लगा देंगे शुरू कर दिए। और उसी तरह से ये 10-11 मई की घटना हो गई मेरठ में। अब उस घटना से विवशता ये पैदा हो गई 1857 के लोगों में कि वो 31 मई को अपनी लड़ाई शुरू करें, या मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और दिल्ली पहुंच गए तो लड़ाई शुरू कर दें। तो हम बहादुर शाह जफर को भी असमंजस में देखते हैं, क्योंकि वो 31 मई का इंतजार कर रहा था, और 31 मई की योजना के हिसाब से ये होना था कि 31 मई को बरेली में रिवोल्ट होकर बख्त खां को फौज लेके आना था और बख्त खां को सेनापति बनना था। लेकिन बरेली में तो 31 मई को हुआ, और दिल्ली में तो 12-13 मई से लड़ाई की बात बन गई। तो योजना में संकट आ गया, और लड़ाई की बात बन गई तो मिर्ज़ा मुग़ल के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हुई। बहादुर शाह जफर तो थोड़ा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मिर्ज़ा मुग़ल ने नेतृत्व किया। लेकिन वो पूरी योजना के साथ अब बख्त खां आ गए बाद में। अब ये हो गया कि सेनापति मिर्ज़ा मुग़ल ही रहेंगे या बख्त खां रहेंगे, थोड़ी खेमेबंदी हो गई। हाँ, तो तमाम तरह की, अच्छा उनसे काफ़ी परेशानी ये हुई, जो ईरान के लिए कुछ दूत और भेज रहे थे वो भी पकड़ लिए गए थे बीच में। अंग्रेज़ों को मतलब शक हो गया था बैरकपुर छावनी की घटना के बाद ही कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो निगाह बढ़ गई थी। तो 31 मई ना हो पाना ही एकमात्र हमारी हार का कारण है। अगर ये लड़ाई पूरे देश में 31 मई को शुरू होती तो निश्चित रूप से हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देते। लेकिन इसके बावजूद जो भी लड़ाई शुरू हुई, तो हम जानते हैं कि बख्त खां जब दिल्ली में हार हो गई और बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए, तो उनके समधी ने उन्हें पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और वहाँ पहुँचा। उससे पहले बख्त खां ने उनसे कहा कि हमारी फ़ौज जमुना पार पड़ी है और आप हमारे साथ चले चलिए, क्योंकि प्रतीक तो वही थे। लेकिन वो समधी के झांसे में आ गए, और समधी मिलने आया तो उसने फ़ौज लेके आ गया, पकड़वा दिया, और उनके बेटों का कत्लेआम हुआ और उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया।
तो बख्त खां अपनी स्ट्रेटजी में सही था। अब बख्त खां के अलावा जो लड़ाई है हम देखते हैं, नाना साहब का भी असमंजस रहा उस दिन। वो 30-31 मई को लड़ाई शुरू हो पाई कानपुर में। तो लड़ाई जब तक शुरू हुई, जब तक अंग्रेज ने वो फौज बुला ली, पूरा सिस्टम उनका ऑपरेट करने लगा। और दूसरा केंद्र जो इस लड़ाई का था, जिसको सामने नहीं लाया जाता है, उस पर हमें समझना चाहिए कि इस लड़ाई का जन्मदाता जो नायक है, सबसे बड़ा लड़ाई को चलाने वाला, वो वाजिद अली शाह है, जिसको बदनाम कर दिया गया। वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने क्यों गिरफ्तार कराया? वाजिद अली शाह को इसलिए गिरफ्तार कराया कि वो उसके हाथ में जब अवध का नवाब बना वो, तो उसने सुबह से उठ के सैनिकों की परेड कराना, कवायद करना, अपनी बेगम को भी हजरत महल के द्वारा तैयारी करवाना, और तमाम उसकी जो गतिविधियां थी, अंग्रेज़ों की बात को सीधे ना मानना, तो उससे सशंकित हो गए थे। तो वाजिद अली शाह भी एक्चुअली एक नायक है, और बहादुर शाह जफ़र को तैयार करने में भी उसकी भूमिका है, क्योंकि हजरत महल और जीनत महल जो है, उन दोनों ईरानी मूल की थी और दोनों में बहनों का संबंध था, और ईरान के शाह को मदद के लिए तैयार करना था। तो ये सारी प्लानिंग यहाँ से बनी वाजिद अली शाह के द्वारा। अंग्रेज़ों को शक होने पर उन्होंने वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करा लिया। कानपुर में नाना साहब बिठूर में कैद थे, तो लखनऊ के पास ही है। नाना साहब के भी एक भाई थे राव साहब, तो नाना साहब पे ज़्यादा निगाह रहती थी, तो राव साहब सक्रिय रहते थे, सारी जगह घूमते थे। तो सब बहादुरी से लड़े, लेकिन थोड़ा इस विच्छिन्नता के कारण, कुछ निर्णयों के कारण हम लोगों की हार हो गई। लेकिन इस हार के बावजूद भी जो लोग, 3 लोग पहले शुरू में, आखिर में लड़ते हुए रह गए, वो तात्या टोपे, राव साहब और शहजादा फिरोज शाह। और शहजादा फिरोज शाह और तात्या टोपे लास्ट तक पकड़ में नहीं आए। तात्या टोपे के बारे में भी अंग्रेज झूठ बात बताते हैं कि उन्हें फांसी दे दी गई। 3 बार फांसी दी अंग्रेज़ों ने एक ही तात्या टोपे को, फिर भी तात्या टोपे उनकी पकड़ में नहीं आए। क्यों? कि तात्या टोपे के परिवार ने ये सच बताया कि बाद में वो महाराष्ट्र के एक मंदिर में जाके रह रहे थे, तो जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बताया मैं तात्या टोपे हूँ। गांव वालों ने कहा क्या सबूत? तो उन्होंने तलवार के निशान जो उनकी पीठ पे या तो उधर घाव लगे थे वो सब दिखाए, और अपने कपड़े और सामान लेके अपने घर भेजा। तो तात्या टोपे की मृत्यु के बाद वो सामान उनके घर पहुंचा और घर वालों ने उसे संभाल के रखा। तो वही तो सत्य है, असली सत्य तो वही है। क्योंकि मराठी लोग थे और नर्मदा के जंगल में बोल गए, मराठी बोलना जानते थे, तो मराठी गांव में घुस गए, अंग्रेज नहीं पकड़ पाए। दूसरा, उनके साथ शहजादा फिरोज शाह था। शहजादा फिरोज शाह का पीछा करा अंग्रेजी जासूसों ने, और वो अफ़गानिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था, तो उससे पहले उसे गिरफ्तार करके मार दिया। तो हमारी लड़ाई 1857 में ख़त्म नहीं हुई, 1860 तक शहजादा फिरोज शाह और तात्या टोपे लड़ते रहे अंग्रेज़ों से। विंध्याचल की पहाड़ियों में, नर्मदा के इलाके में ये लोग अंग्रेजी फ़ौज पे हमेशा हमला करते रहे, कुछ ना कुछ योजना बनती रही, लड़ते रहे। दूसरा, बेगम हजरत महल और नाना साहब, इन सब के बारे में माना जाता है कि ये लोग सुरक्षित नेपाल पहुंच गए। और बेगम हजरत महल का तो प्रमाण मिलता है कि वो नेपाल में रहीं लास्ट तक। तो ये लड़ाई 1857 की एक शानदार लड़ाई, भारतीय कौम की, भारत में हम सब लोग मिलके एक कैसे थे इस बात की, भारतीय समाज की एकता की ताकत की, सब चीज़ों का एक प्रमाण है। और देखिए, विद्वान कार्ल मार्क्स ने इस बात को लिखा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है, जो लड़ाई है, ये दुनिया की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, जो इतने लाखों लोग लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं।
एक साथ, और इसकी तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन भारत के मार्क्सवादियों ने इसे राजाओं की लड़ाई कह के हमेशा उपेक्षित कर दिया। मार्क्स ने उपेक्षित नहीं करा, लेकिन भारत के मार्क्सवादियों ने उपेक्षित कर दिया। ये सामंतों की लड़ाई थी, राजाओं की लड़ाई थी, ये था वो था, सब तमाम तरह की आलोचना कर दी। तो 1857 भारत के किसानों की लड़ाई थी, भारत के गांवों की लड़ाई थी। और खुद बहादुर शाह जफर के पत्र लिखे गए दिल्ली के आसपास प्रधानों को, सारुखाप पंचायत को, कि आप लोगों का जैसा सहयोग पहले मुझे मिलता रहा है हमेशा मुग़ल सल्तनत को, वो सहयोग प्राप्त होगा अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराने में। ये प्रमाण मौजूद है। अब इस प्रमाण से एक बात, कितनी बातें कट जाती हैं। यानी आसपास रहने वाले जो प्रधान थे हिंदू, उनसे मुग़ल का क्या रिश्ता था। जब बहादुर शाह जफर लिखते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो उनका क्या रिश्ता था। अगर कोई हिंदू मुस्लिम की जंग हो रही होती, धार्मिक युद्ध, तो ये रिश्ता थोड़ी रहता। तो जो सांप्रदायिक तस्वीर बना दी जाती है वो तो थी नहीं, मुग़ल के साथ थे। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही पूरे देश में लड़ाई शुरू हो रही थी। तो 1857 का महत्व तो भारतीय समाज को समझने में हर तरह से है, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे उत्तर भारत के लोग हों, अवध के लोग हों, सभी लोग तो मिल के लड़े एक साथ, और सभी जाति सभी धर्मों के लोग एक साथ एक झंडे के नीचे लड़े। और बहुत से नायक जैसे वीर कुंवर सिंह, है ना, इतनी उम्र में इतने दूर तक पैदल चलना और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा देना, वीर कुंवर सिंह की कुर्बानी। मौलवी अहमद शाह, जो अंग्रेज़ एक ज़िला छीन लेते थे, मौलवी अहमद शाह की फ़ौज आके फिर उसे छीन लेती थी। शाहजहाँपुर में कब्जा कर लिया, शहजादा फिरोज शाह भी आया शाहजहाँपुर, मुरादाबाद में भी कब्जा कर लिया। तो ये सब पूरे 1857 हमारे पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव में 1857 लड़ा गया। तो क्या ये दक्षिण और पूर्वी भारत में नहीं लड़ा गया है राकेश जी? हाँ, ये सवाल है कि इसमें जो फॉल्ट रह गया, जो कमी रह गई। जैसे एक बात कहते हैं कि जब नाना साहब के लिए रिट करने के लिए या रानी से अपील करने के लिए अजीमुल्ला खान गए, तो वहाँ उनके साथ एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति भी थे, शायद रंगोजी बापू नाम था उनका। तो उनके साथ उनकी योजना बनी थी, जिनको काम था कि दक्षिण भारत में वो राजाओं को संगठित करेंगे और उत्तर भारत में ये लोग करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत के राजाओं से शायद उस तरह से बातचीत हो नहीं पाई। जिन लोगों पे विश्वास करा उन्होंने वो बात की नहीं, या अंग्रेज़ों की निगाहों में आ गए, तो दक्षिण भारत में वो लड़ाई 1857 की नहीं हो पाई। तो क्या तैयारी इसकी थी, या दिमाग में इस बात का था कि पूरे भारत को लेके चला जाए और पूर्वी भारत की भी? नहीं, कोशिश तो पूरे भारत की लड़ाई की थी, कोशिश पूरे भारत की लड़ाई की थी, लेकिन वो लड़ाई की तैयारी तो सन्यासी फ़कीर कर रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो राजाओं को साथ लेने की बात थी इन लोगों की दिल्ली और इसमें, तो ये माना जा रहा था कि वो दक्षिण तक जाएगी लड़ाई। अब पेशवा के लड़ने से भोसले भी लड़ेंगे और गायकवाड़ भी लड़ेंगे, ये माना जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस समय। लेकिन अगर ये दिल्ली और दिन तक कब्जे में रहती, जो दिल्ली हम जल्दी हार गए, सितंबर में ही हार गए ना, मई में लड़ाई शुरू हुई है, तो जून में वो पहुंचा बख्त खां है, और सितंबर में हम हार गए 1-2 महीने लड़के किसी भी संयोग से। लेकिन अगर दिल्ली पे कब्जा हमारा आगे बढ़ा रहता, तो दिल्ली के झंडे के नीचे ही दक्षिण भारत में भी लड़ाई पहुंच जाती, खड़ी होती। कानपुर भी हमारा कब्जा होता तो पेशवा की अपील नाना साहब के उससे जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा तैयारी उत्तर भारत में ही हुई थी, क्योंकि दक्षिण भारत में उतने विद्रोह हुआ नहीं, कारण चाहे कुछ भी हो।
लेकिन 31 मई को अगर लड़ाई होती तो उत्तर भारत के आधार पे ही हम जीत सकते थे, ऐसा मेरा पूर्ण मानना है। तो ये 1857 का मैच था। दूसरा सवाल है कि इसमें ईस्ट इंडिया शासन का अंत हो गया। तो जैसे लड़ाई में एक आधी जीत मिलती है, एक आधी जीत मिल गई। महारानी विक्टोरिया इतनी डरी हुई थी कि उसने घोषणा करी कि भारत की प्रजा को भी वही अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटेन की प्रजा को है। हाँ, तो इस तरह से कोशिश की गई और एक नए तरह का सिस्टम भारत में गुलामी लादने के लिए बनाने की शुरुआत भी हुई पुराने सिस्टम की जगह। तो 1857 अपनी छाप तो छोड़ी जाता है पूरी, है ना। और 1857 के नायकों की बहादुरी की गाथाएं ही गांव-गांव में जो गूंजती रहीं, उसी से तो आगे का राष्ट्रीय समता आंदोलन बना। रानी झांसी की ऊपर लिखे हुए गीत, वीर कुंवर सिंह के ऊपर लिखे हुए गीत गांव-गांव गूंजते रहे और शादी ब्याहों में होते रहे, जो अंग्रेज समझ भी ना पाए कि हो क्या रहा है। तो ये महत्व है 1857 का भारत के आज़ादी के आंदोलन का। जैसे हरियाणवी में भी 2 लाइनें मुझे याद है 1857 पे लिखी गई राकेश जी कि देश गुलाम विदेशी राजा, खून घूंट का पीना हो, अपने घर में हुक्म विदेशी के बंदे का जीना हो। तो बहुत अच्छा रहा बातचीत।